नमस्कार। 10th क्लास भारतीय अर्थव्यवस्था के जो हमने 3 क्षेत्रों में बांटा है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उनका वर्णन करना है। तो हमने तीनों परिभाषा में पढ़े हैं, पीछे कई बार पढ़ चुके हैं। जैसे प्राथमिक में हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे कृषि है, पेड़ पौधे लगाना है, मछली पालन है। दूसरे क्षेत्र में उद्योग आते हैं, जिसमें हम पहले कच्चे माल को दूसरे प्रकार की वस्तु में बदलते हैं, जैसे गेहूं से बिस्कुट बनाना है, गन्ने से चीनी बनानी है, कपास से कपड़े बनाने हैं। यानी कि उद्योग दूसरे क्षेत्र में आते हैं। तीसरे क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, या सेवाओं का उत्पादन होता है। तीसरा क्षेत्र पहले और दूसरे क्षेत्र के उत्पादन करने में मदद करता है, सेवाएं देता है, जैसे बैंक है, बीमा है, संचार है, परिवहन के साधन हैं। ये तीसरे क्षेत्र के अंदर आते हैं। छिपी बेरोजगारी क्या होती है? छिपी बेरोजगारी हम उसको कहते हैं, जिसको हम परछन बेरोजगारी भी कहते हैं, कि किसी कार्य करने को जितने व्यक्तियों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा व्यक्ति उस काम में लगे हुए हैं। यदि उनमें से हम कुछ व्यक्ति हटा भी दें तो भी उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता। इस ऐसी अवस्था में जो अतिरिक्त श्रमिकों को काम से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि हमने पहले उदाहरण पढ़ा, अभी 1 एकड़ भूमि में खेती करने के लिए 7 व्यक्ति लगे हुए हैं, परंतु वो काम 4 आदमी भी कर सकते हैं। तो फिर 3 तो वो छुपे हुए क्यों है? क्योंकि वो काम कर रहे हैं, इसलिए में वो बेरोजगार दिखाई नहीं देते, लेकिन वो काम तो 4 व्यक्तियों का ही है। 7 तो यूँ ही लगे हुए हैं इसमें, तो वो 3 छिपे हुए बेरोजगार माने जाएंगे। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में 3 अंतर। सार्वजनिक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है। निजी क्षेत्र जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था का अधिकार होता है, मालिक वही होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य होता है जनता की भलाई करना, जबकि निजी क्षेत्र का उद्देश्य होता है किसी भी तरीके से ज़्यादा लाभ कमाया जाए, जनता की भलाई से इनको कोई मतलब नहीं होता। सार्वजनिक क्षेत्र में जैसे रेलवे है, डाकघर है। निजी क्षेत्र में जैसे रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, ये कंपनियां हैं, ये अपने लाभ के लिए काम करती है, जनता की भलाई से इनको कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद जो बड़ा क्वेश्चन पहला है, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि पिछले 30 सालों में हमने देखा कि तीसरा क्षेत्र में उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो इसमें हमने कारण पहले भी पढ़े हैं कि तीसरे क्षेत्र का वास्तव में वृद्धि हुई है, क्योंकि जो तीसरे क्षेत्र में जो चीज़ें आती है, बुनियादी सेवाएं जैसे अस्पताल है, स्कूल है, डाक तार सेवाएं हैं, कचहरी है, रक्षा है, परिवहन है, बैंक है, बीमा, ये तीसरे क्षेत्र में आते हैं सारे। ये हमारी बुनियादी सेवाएं हैं, ज़रूरी हैं। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें इन चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम जनसंख्या हमें पता है बढ़ रही है, उसके साथ साथ इन चीज़ों का विकास हो रहा है, ऑटोमेटिक ये तीसरे क्षेत्र का विकास हो रहा है। उसके बाद कहता है दूसरे और तीसरे क्षेत्र, पहले और दूसरे का अगर विकास होगा, जैसे कृषि का विकास होगा, उद्योगों का विकास होगा, तो इनके साथ साथ परिवहन का विकास होगा, व्यापार भंडारण की सुविधाओं का विकास होगा। तो पहले और दूसरे का विकास होगा तो ऑटोमेटिक तीसरे का विकास होगा, क्योंकि पहले दूसरे की बढ़ोतरी होगी तो हमें सेवाओं की मांग बढ़ेगी, सेवाएं तीसरे क्षेत्र में आ जाती हैं। इसके बाद ये कहता है लोगों की आमदनी बढ़ रही है, तो आय बढ़ती है तो लोग बढ़िया होटल हैं, पर्यटन स्थल है, शॉपिंग मॉल है, निजी हॉस्पिटल है, निजी स्कूल है, इनकी मांग शुरू कर देते हैं। वो चाहते हैं हमारे पास पैसा है, हम होटल में जाएं, शॉपिंग करें, तो ऑटोमेटिक जब मांग बढ़ती है ना तो वो चीज़ बनती है, तो बढ़िया होटल बनने लगे, क्योंकि लोगों की डिमांड है होटलों की, शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, पर्यटन स्थल खुल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें तीसरे क्षेत्र में आती है। तो लोगों की आय बढ़ती है तो तीसरे क्षेत्र का विकास होता है। इससे जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन आ गया, तीसरे क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी कारक। तो वही चीज़ें मैं बतानी है भाई, ये जो चीज़ें हैं ये तो हमारी बुनियादी सेवाएं हैं। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो इनको बढ़ाना पड़ेगा, ये हमने अभी पढ़ा है। अभी कृषि उद्योग का विकास होगा तो तीसरे क्षेत्र का विकास ऑटोमेटिक होगा। उसके बाद आय बढ़ेगी तो इन चीज़ों की मांग बढ़ेगी। ये जो सेम क्वेश्चन पहला है ये। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक, तीसरे क्षेत्र में परस्पर निर्भरता के बारे में आप क्या जानते हो? तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर है, तो वास्तव में तीनों क्षेत्रों का अपना अपना महत्व है। जहाँ तीनों क्षेत्रों में पहले दूसरे में वस्तुओं का उत्पादन होता है, तीसरे में सेवाओं का उत्पादन होता है। तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता।
जैसे हम गेहूं का उत्पादन नहीं करेंगे तो बिस्कुट कहाँ से बनाएंगे, और बिस्कुट को बाजार तक ले जाने के लिए परिवहन के साधन कहाँ से लाएंगे। तो तीनों क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों का प्रयोग करके, जैसे प्राथमिक हमने कपास उगाई, फिर कपास से हमने कपड़ा बनाया, ये दूसरे को हमने कपास दे दी दूसरे को, और जहाँ इस प्राथमिक उत्पाद में जैसे कपास उगाने में मशीनों की ज़रूरत पड़ी, मजदूरों की ज़रूरत पड़ी, यानी कि तीसरे की मदद होगी। इसी प्रकार कपड़े को बेचने के लिए परिवहन के साधन चाहिएंगे, यानी कि दूसरे क्षेत्र को भी तीसरे की ज़रूरत पड़ेगी। परिवहन के साधन तीसरे क्षेत्र में आ गए। व्यापार बढ़ाने के लिए तीसरा क्षेत्र जरूरी है। बाजार है, कपड़ा बेचने के लिए बाजार चाहिए, बाजार तीसरे क्षेत्र में आ गया। टेलीफोन, तार, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें, तो पहले दूसरे की मदद के लिए तीसरा ज़रूरी है, पहले के बिना दूसरा नहीं चलेगा। अब पहला क्षेत्र है, जैसे कृषि है, कृषि को खाद चाहिए, खाद कहाँ बनेगी, उद्योगों के अंदर, फैक्ट्रियों में। तो अगर फैक्ट्री नहीं लगेगी तो हम उत्पादन कैसे बढ़ाएंगे, खाद कहाँ से लाएंगे। तो पहला दूसरे पर निर्भर, दूसरा पहले पर निर्भर, और ये दोनों तीसरे पर निर्भर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तीनों क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। तो आज आप इतना ही काम करोगे, और इसमें लिखने का काम, जो दूसरा क्वेश्चन है, आप तीसरे क्षेत्र की डिमांड बढ़ना, विकास होना, ये आप राइट करोगे। ये आज का काम आपका। धन्यवाद।